नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं सीटेट 2015 का संस्कृत का जो पेपर है उसको सोल्व करवाता हूं। उसमें जो संस्कृत पेडागोजी है आज हम उसको सोल्व करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे इससे पहले की जो क्लासेज हैं जो मैंने सीटेट के लिए संस्कृत की दी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए। उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से जाकर भी उन क्लासेज को देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है इसमें जो क्वेश्चन है वो 46 से शुरू हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सूचना दी हुई है। सूचना में लिखा है दो लिखित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों के सबसे उचित उत्तर को चुनकर लिखिए, ये सूचना में कहा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन है 46। शिक्षिका कक्षायाम शिक्षिका कक्षा की स्थितानाम स्थित वस्तुनाम वस्तुओं के नामानी नाम करगद पट्टिकायाम कागज की पट्टी के ऊपर लिखितवा लिखकर वस्तुनाम वस्तुओं के ऊपरी ऊपर आरोपयति चिपका देती है एवं सा इस प्रकार वह। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शिक्षिका कक्षा में स्थित वस्तुओं के नाम कागज की पट्टी के ऊपर लिखकर वस्तुओं के ऊपर उनको चिपका देती है, इस प्रकार वह। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस प्रकार वह क्या कर रही है। कोई एक शिक्षिका है, वो कक्षा में स्थित जो भी वस्तुएं हैं उनके नाम जो है कागज़ की पट्टी पर लिख करके जो वस्तु है उसके ऊपर जो है क्या करती है, उसे चिपका देती है। तो इस प्रकार वह क्या कर रही है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा का वातावरण मुद्रित पठन सामग्री में करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो कक्षा का वातावरण है उसे मुद्रित पठन सामग्री में करती है। मुद्रित पठन सामग्री में से मतलब उसका ये है कि जो भी पठन संबंधी जो सामग्री है उस पर वो क्या करती है, उसे मुद्रित करती है, उसे चिन्हित करती है, उस पर जो नाम है उसको लिख देती है। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान का पाठन करती है, यानी जो पर्यावरण विज्ञान है उसे पढ़ाती है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन में पर्यावरण की कोई बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको अभी से काट देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी में कह रहा है कि छात्रनाम शुद्ध वर्तनी ज्ञानम कार्यते, कि छात्रों को शुद्ध वर्तनी ज्ञान कराती है। तो देखिए, यदि कोई शिक्षिका जो मतलब कुछ वस्तुएं हैं, वस्तुओं के जो नाम है वो अगर कागज़ की पट्टी के ऊपर लिख देगी, क्या जो छात्र हैं उनको इससे शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी के ज्ञान के लिए भी वो जो शिक्षिका है वो कागज़ की पट्टी पर जो है वस्तुओं के नाम नहीं लिख रही है, वो इसलिए जो है उनको नहीं चिपका रही है वस्तुओं के ऊपर जो शिक्षिका है। और डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कक्षाम व्यवस्थिताम करोति, की कक्षा को व्यवस्थित करती है। अगर कोई शिक्षिका जो कक्षा में कुछ वस्तुओं को क्या करेगी, वस्तुओं के जो नाम है वो कागज़ की पट्टी पर लिखकर उनको वस्तुओं पर चिपकाएगी, क्या इससे जो कक्षा है वो व्यवस्थित होगी? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उससे कक्षा भी व्यवस्थित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कक्षा व्यवस्थित करने के लिए भी वो ऐसा नहीं कर रही है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कि कक्षा का जो वातावरण है उसे मुद्रित पठन सामग्री में करती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट यानी ठीक हो जाएगा कि जो शिक्षिका है वो कक्षा का जो वातावरण है उससे मुद्रित पठन सामग्री में करती है, कि जो छात्र जहाँ से भी जो वस्तु देखे उसको क्या कर सके, उसको पढ़ सकें। ठीक है, उस पर जो नाम है उसका उसको उस पर क्या कर रही है, चिन्हित कर रही है, उसे मुद्रित कर रही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है, षष्ठ कक्षाया भाषाया, छठी कक्षा की भाषा की शिक्षिका 100 छात्रेभ्य अपने छात्रों को परस्पर या आपस में पुस्तकों को का आदान प्रदान करने की कर्तुम का अर्थ होता है के लिए, आदान प्रदान करने के लिए निर्देश देती है। छठी कक्षा की भाषा की शिक्षिका अपने छात्रों को परस्पर पुस्तिकाओं का आदान प्रदान करने के लिए निर्देश देती है, तथा तत्र तय त्रुटि नाम, तथा उसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें अन्वेषण खोजने के कर्तुम के लिए सूचित करती है। एतेन सा
इससे वह कस्यम अभ्यासम किसका अभ्यास कार्यति करवा रही है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन की हिंदी समझिए। छठी कक्षा की भाषा की शिक्षिका अपने छात्रों को परस्पर पुस्तिका आदान प्रदान करने के लिए निर्देश देती है तथा उसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें खोजने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए सूचित करती है। इससे वह किसका अभ्यास करवा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है समकक्षाणाम संशोधनस्य, समकक्षा के संशोधन का, कि जो छात्र हैं वो जो है समान आपस में क्या करें, जो भी त्रुटियां हैं उनको संशोधित करें। सेकंड ऑप्शन है प्रतिपुष्टि प्रदान से, प्रतिपुष्टि प्रदान करने का, फीडबैक देने का, कि जो गलतियां हैं छात्र जो हैं उसको बताएं, जिसकी कॉपी में, जिसकी पुस्तिका में जो भी गलतियां उनको जो है बताएं कि मैम इसकी कॉपी में ये गलतियां, मैम इसकी कॉपी में गलतियां, वो जो उसको क्या करें, ढूंढे, सर्च करें, यानी कि फीडबैक दें। सी ऑप्शन है साहाध्यान से, साथ साथ अध्ययन का। तो देखिए यदि हम सी ऑप्शन की बात करते हैं कि साथ अध्ययन का, तो देखिए क्योंकि जो कक्षा है, कक्षा डेली क्या होती है, साथ साथ ही होती है। सब बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ ही पढ़ते हैं, साथ साथ ही अध्ययन करते हैं। तो देखिए साथ अध्ययन तो हमेशा ही होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन का, कि पठनस्य है, कि पढ़ने का। तो देखिए इसमें पढ़ने की भी कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि छठी कक्षा की कोई भाषा की शिक्षिका है और वो अपने छात्रों को परस्पर क्या कर रही है, पुस्तिका आदान प्रदान करने का जो है निर्देश दे रही है, और वो उनसे कह रही है कि जो भी त्रुटियां हैं उनको खोजने के लिए उन क्या कर रही है, उनको सूचित कर रही है, सूचना दे रही है। इस प्रकार वह किसका अभ्यास करा रही है, तो जो अभ्यास करा रही है वो करवा रही है समकक्षाणाम संशोधनस्य का, कि जो भी त्रुटियां हैं, ठीक है, पहले उन्हें आप क्या करें, उन्हें खोजिए और फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, उनको संशोधन कीजिए, उनको दूर कीजिए आपस में। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समकक्षाणाम संशोधनस्य है। ठीक है, कि जो कक्षा में जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो संशोधन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं 48 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है कस्य अधिगमस्य, किसके अधिगम के करते के लिए सह विन्यास एक उपाय है। किसके अधिगम के लिए सह विन्यास एक उपाय है। तो देखिए सह विन्यास का अर्थ होता है भाषा में कुछ जो हमेशा जो ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाषा में जो सदैव जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सह विन्यास। और आप सभी जानते हैं कि बिना शब्दों के जो भाषा है वो क्या अधूरी है। तो भाषा में जो हमेशा शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं भाषा के साथ में, उसे क्या कहते हैं, उसे सह विन्यास कहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि किसके अधिगम के लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके अधिगम के लिए जो भाषा में प्रयोग होने वाले हैं ना, भाषा में हमेशा जो प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो जो है एक उपाय है। तो किसके लिए एक उपाय है वो। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तनिया, वर्तनी के लिए। सेकंड ऑप्शन है शब्दावली के। सी ऑप्शन है पठनस्य, पढ़ने का। डी ऑप्शन है लेखनस्य, लेखन का। तो आंसर इसमें जो होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, शब्दावलिया। तो शब्दावली के, ठीक है, तो शब्दावली के अधिगम के लिए जो सह विन्यास है, यानी कि भाषा में जो हमेशा शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या है, एक उपाय है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, शब्दावलिया। आप सभी जानते हैं कि शब्दावली के अधिगम के लिए कि जो सह विन्यास है, यानी कि भाषा में हमेशा जो साथ में प्रयोग करने वाले शब्द हैं वो क्या होता है, वो प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें जो सही होगा बिल्कुल वो क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, शब्दावलिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, शब्दावली के अधिगम के लिए जो सह विन्यास है, यानी कि भाषा के साथ में हमेशा जो शब्द कुछ प्रयोग होते हैं वो क्या है, वो एक उपाय है। ठीक है, तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कुछ जो 49 क्वेश्चन है ये भी जो थोड़ा 48 जो क्वेश्चन था इससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शब्द जालस्य उपयोग क्रियते, शब्द जाल का उपयोग, शब्द जाल का अर्थ होता है शब्दों का समूह। तो शब्दों का जो समूह होता है उसको उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी रीत्या शब्दावली ज्ञानार्थम, प्रभावी रीति से शब्दावली ज्ञान के लिए। सेकंड ऑप्शन है समक्त्या लेखनस्य ज्ञानार्थम, सही रूप से या सही प्रकार से जो लेखन है उसके ज्ञान के लिए। सी ऑप्शन है वैश्विक अंतर्जालस्य प्रयोग ज्ञानार्थम, कि जो वैश्विक यानी कि विश्व के द्वारा जो इंटरनेट जो प्रयोग होता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यानी कि वैश्विक जो इंटरनेट है उसके प्रयोग के ज्ञान के लिए। और डी ऑप्शन है सम्यक पठन ज्ञानार्थम, कि सही प्रकार से जो पढ़ना है उसके ज्ञान के लिए।
तो जो शब्द जालस्य यानी कि जो शब्दों का समूह उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या जो सही रूप से लिखने के ज्ञान के लिए जो शब्दजाल है, शब्दों का समूह, उसका उपयोग किया जाता है, या जो वैश्विक अंतर्जाल है यानी कि जो वैश्विक इंटरनेट है उसके प्रयोग के लिए जो शब्दों का समूह उपयोग किया जाता है, या फिर सही प्रकार से पढ़ना है जो उसके ज्ञान के लिए जो शब्दों का समूह है उसका उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जो सबसे उपयुक्त इसमें आंसर है वो होगा ए वाला ऑप्शन। प्रभावी रीति से शब्दावली ज्ञान के लिए ही क्या किया जाता है? शब्दों का जो समूह है उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? जो प्रभावी रीति है, ठीक है, या आप एक काम कीजिए, प्रभावी रीति को आप छोड़ दीजिए, इतना ध्यान रखें केवल कि जो शब्दावली है, शब्दावली के ज्ञान के लिए ही जो है जो शब्दों का समूह है उसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ना तो बी होगा कि सही रूप से जो लेखन है उसके ज्ञान के लिए, वैश्विक इंटरनेट के प्रयोग के ज्ञान के लिए, या फिर सही पढ़ना जो ज्ञान है उसके लिए। तो आंसर कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। तो शब्दों का जो समूह है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रभावी रीति से जो शब्दावली है उसके ज्ञान के लिए। ठीक है, तो आंसर ए वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, सप्तम कक्षाया 7वीं कक्षा की छात्रों सद्य का अर्थ होता है तुरंत या शीघ्र, एवं ही एकाम एक कविताम कविता पठित्वा पढ़ करके अवगतवन्तः समझते हैं। 7वीं कक्षा के छात्र तुरंत ही एक कविता पढ़ करके समझते हैं। तेसाम का अर्थ होता है उस, उनके या उनसे। शिक्षिका, यहाँ पर तेसाम का अर्थ है उनकी शिक्षिका। तान उनसे प्रश्न करोति करती है, तो उनकी शिक्षिका या अध्यापिका उनसे प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? सप्तम पंक्तो 7वीं पंक्ति में कस्यम किसका काव्य तत्व का अलंकारस्य वा अथवा अलंकार का प्रयोग है कृत्य प्रयोग किया गया है, एवं सा इस प्रकार वह मूल्यांकनम करोति मूल्यांकन करती है। तो 7वीं कक्षा के छात्र तुरंत ही एक कविता को पढ़कर समझते हैं। उनकी शिक्षिका उनसे प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? वो प्रश्न करती है कि 7वीं पंक्ति में कौन सा जो काव्य तत्व है अथवा अलंकार उसका प्रयोग हुआ है, इस प्रकार वह मूल्यांकन करती है। तो किसका मूल्यांकन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है बोधस्य, बोध का या ज्ञान का। सेकंड ऑप्शन है सूचना या सूचना का। सी ऑप्शन है निष्कर्ष का। और डी ऑप्शन है विश्लेषणात्मक चिंतनस्य। मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, लिख लेना, नोट कर लेना। विश्लेषणात्मक चिंतनस्य यानी विश्लेषणात्मक चिंतन का। तो देखिए बच्चे कौन सी क्लास के हैं? 7वीं कक्षा के हैं। ठीक है, तो 7वीं कक्षा के छात्र हैं वो तुरंत क्या करते हैं? एक कविता को पढ़ करके उसको समझ लेते हैं, और उनकी शिक्षिका उससे क्या करती है? उनसे प्रश्न पूछती है कि जो 7वीं पंक्ति है उसमें जो है कौन सा जो कविता का तत्व या अलंकार है वो प्रयोग किया गया है। तो वो किसका मूल्यांकन कर रही है? क्या बोध का, उनके ज्ञान का मूल्यांकन कर रही है? तो देखिए बोध का या ज्ञान का उनका मूल्यांकन नहीं कर रही है, क्योंकि जो छात्र हैं पहले वो क्या कर गए हैं? वो उस बात को वो समझ चुके हैं। ठीक है, वो जब समझ चुके हैं, इसमें साफ साफ पहले लिखा है कि 7वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो तुरंत ही जो है एक कविता को पढ़कर वो क्या गए? वो समझ गए हैं, समझते हैं। ठीक है, उन्होंने जब समझ लिया है तो उनके ज्ञान का या समझ का तो वो क्या जो मूल्यांकन है वो नहीं कर रही है। तो सूचना का भी नहीं कर रही है, सूचना की इसमें कोई बात हो ही नहीं रही है। यदि हम बात करते हैं सी की निष्कर्ष का, या फिर डी विश्लेषणात्मक चिंतन से विश्लेषणात्मक चिंतन का, तो इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की कि विश्लेषणात्मक चिंतन से यानी विश्लेषणात्मक चिंतन का, तो देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अब ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विश्लेषणात्मक चिंतन है वो जो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे वो कर पाएंगे? जो अपर क्लास के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो या तो इंटरमीडिएट के हों या फिर जो डिग्री कॉलेज के हों, वही क्या कर सकते हैं? विश्लेषणात्मक चिंतन कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक चिंतन का मतलब आप सभी समझते हैं विस्तृत चिंतन। ठीक है, तो विस्तृत चिंतन कौन कर सकते हैं? क्या 7वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो विस्तृत चिंतन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते विश्लेषणात्मक चिंतन। तो विश्लेषणात्मक चिंतन का भी वो जो है मूल्यांकन नहीं कर रही है। वो किसका मूल्यांकन कर रही है? वो कर रही है निष्कर्ष का। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन। वो इसका मूल्यांकन कर रही है
कि जो छात्र हैं वो जो है किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। ठीक है, उन्होंने जो छात्र हैं उन्होंने जो है आखिर क्या निष्कर्ष निकाला है इस पाठ को पढ़ करके। ठीक है, इस पाठ को समझ करके उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला है। तो आंसर कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, निष्कर्ष का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है उत्तम लेखने एतत् न अगस्ती। उत्तम लेखन में यानी कि जो श्रेष्ठ लेखन होता है जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, इस प्रकार का लेख, तो श्रेष्ठ लेखन में एतत् का अर्थ होता है यह, न नहीं अगस्ती आता है। तो श्रेष्ठ लेखन में या उत्तम लेखन में यह नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है, फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणगत शुद्धता। तो आप यहाँ पर न का ध्यान अवश्य रखें, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए उत्तम लेखन यदि लिखना है यानी कि यदि श्रेष्ठ लेख लिखना है तो व्याकरणगत शुद्धता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है उत्तम लेखन। ठीक है, तो उत्तम लेख में व्याकरणगत शुद्धता जरूर देखी जाएगी कि उसने जो चिन्ह है, विराम चिन्ह है, उनका प्रयोग क्या है या नहीं क्या है, या और बहुत सारे जो शब्द हैं उनको जो है कैसे लिखा है। ठीक है, तो व्याकरणगत शुद्धता जो है बहुत ज़रूरी है उत्तम लेखन में। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, सही होगा। तो उसने पूछा है नहीं। ठीक है, तो क्या नहीं आता, तो व्याकरणगत शुद्धता तो होनी चाहिए उत्तम लेखन में। अगर देखते हैं बी वाले ऑप्शन की, विचारा उपस्थापनंच, कि विचारों का प्रस्तुतिकरण भी देखा जाएगा उत्तम लेखन में कि जो विचार हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो उत्तम लेखन में तो जो विचार हैं वो भी देखे जाएंगे कि विचार कैसे हैं। ठीक है, अगर देखते हैं सी वाले ऑप्शन को कि योग्य पदानाम चयनम, योग्य पदों का चयन, तो देखिए उत्तम लेखन में यानी श्रेष्ठ लेखन में जो योग्य पद हैं वो भी देखना आवश्यक है, उनका चुनाव करना भी आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ लेखन की बात यहाँ पर हो रही है। तो श्रेष्ठ लेख में जो है योग्य पद होने चाहिए। ठीक है, योग्य तो जो जरूरी हैं, जो आवश्यक है, ऐसे पद ही जो है होने चाहिए। ठीक है, अयोग्य पद नहीं होने चाहिए। तो योग्य पदों का चयन भी क्या है, ये भी एक आवश्यक है उत्तम लेखन में। लेकिन यदि हम बात करते हैं केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख है, ठीक है, कि केवल उत्कृष्ट हस्तलेख, तो आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा कि केवल उत्कृष्ट हस्तलेख। तो कौन नहीं आता है उत्तम लेखन में, केवल उत्कृष्ट हस्तलेख नहीं आता है, क्योंकि केवल उत्कृष्ट हस्तलेख लिखने से क्या जो लेखन है वो जो है उत्तम नहीं बन जाएगा। ठीक है, यदि आप जो है केवल उत्कृष्ट हस्तलेख लिखोगे, क्या उससे जो लेखन है वो उत्तम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो केवल है वो एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव है, तो आंसर भी कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 6 to 8 क्लास यानी जूनियर हाई स्कूल। विद्यार्थियों में संभाषण कौशल, बोलना कौशल के विकास के लिए अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से कथम कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय भवेत, सबसे अधिक जो प्रभावकारी उपाय है वो होगा। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में बोलना कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी उपाय होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षायाम चरिताभिनयस्य आयोजनम, कक्षा में चरित अभिनय का आयोजन। सेकंड ऑप्शन है समपाठस्य अभ्यास, कि जो पाठ है उनका अभ्यास। सी ऑप्शन है उत्तम वक्तुम श्रवणम, कि उत्तम यानी कि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ बोलना को जो है सुनना, कि कोई जो है व्यक्ति क्या कर रहा है, श्रेष्ठ बोल रहा है और उसको फिर दूसरा क्या कर रहा है, सुनना। ठीक है, तो श्रेष्ठ बोलना को जो है सुनना या श्रेष्ठ बात को सुनना, आप ये कह सकते हैं। डी ऑप्शन है नाटकानाम पठनम, नाटक पढ़ना। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है बोलना कौशल। ठीक है, तो बोलना कौशल का जो विकास है वो किससे होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं पहले वाले ऑप्शन को कि कक्षा में चरित अभिनय का आयोजन। चरित अभिनय का आयोजन आप समझते ही हैं, मान लीजिए कोई भी जो है उसमें क्या किया जाता है, कोई भी नाटक या कहानी है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है कुछ जो है पात्र दे दिए जाते हैं और सभी को जो है उनका रोल क्या है वो समझा दिया जाता है। तो जब जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, क्या करेंगे, अपना जो है अच्छे से क्या करेंगे, रोल करेंगे, उसको निभाएंगे और आपस में क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या, चरित अभिनय। क्या होता है, चरित अभिनय। ठीक है, अपना रोल अदा करना है ना, डायलॉग बोलना उसमें,
तो ये क्या होगा, ये जो है बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, यदि कक्षा में जो चरित अभिनय है इसका आयोजन होगा, इससे क्या होगा, जो बोलना कौशल है उसका विकास अच्छे से हो जाएगा, है ना। उसमें क्या होंगे, जो पात्र होंगे अपना अपना क्या करेंगे, वो जो है अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, जिसका जो डायलॉग जो संवाद है वो बोलेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो डायलॉग है, संवाद है, यदि वो बोलते हैं तो उनके बोलने से क्या होता है, जो बोलना कौशल है उसका विकास जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देखते हैं बी वाला ऑप्शन की पाठस्य अभ्यास है, क्या पाठ के अभ्यास से जो है बोलना कौशल उसका विकास होगा, तो नहीं होगा। उत्तम वक्तु श्रवणम, यदि कोई उत्तम श्रेष्ठ बोल रहा है, कोई दूसरा उसको सुन रहा है, क्या उससे बोलना कौशल विकास, जो बोलना कौशल है उसका विकास होगा, तो नहीं होगा। तो क्या नाटक को पढ़ने से बोलना कौशल का विकास होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो किससे होगा सबसे ज़्यादा विकास, जो होगा वो होगा पहले वाले ऑप्शन की, कक्षा में जो चरित अभिनय है उसका आयोजन जो है जो शिक्षक है उसको कराना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बाकी के क्वेश्चन इसमें बच गए हैं 52 से लेकर के 60 तक के, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा, क्योंकि क्लास जो काफ़ी जो है लंबी हो गई है, वीडियो लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी क्वेश्चन है कल की मैं लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना नाम अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।